दोस्तों आज है 15 सितंबर और यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है उसका सिलसिला जो है वो आज से स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के सामने है पहला पेपर जो कि होता है एसए यानी कि निबंध का। ये जो पेपर होता है ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं किंग मेकर पेपर होता है। आप लोग अगर यूपीएससी को थोड़ा सा भी डिटेल में अगर फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि एसए, एथिक्स और इसी के साथ में जो ऑप्शनल होता है ये किंग मेकर पेपर होते हैं। यानी कि इसके अलावा जो दूसरे पेपर होते हैं ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर उनमें मार्क्स लाना एक ऐसा रहता है कि सबके उसी टाइप के मार्क्स आते हैं। यानी कि एवरेज टाइप के जितने आते हैं वो सबके लगभग उतने आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। पर लेकिन जो रियलिटी में आप लोगों का जो लिस्ट आती है यूपीएससी की फाइनल रिजल्ट की, उसमें जो सही पोजीशन जो आप लोगों को दिलाता है वो है यहाँ पर ये वाले पेपर जो कि मैंने बताया आप लोगों को, एसए और एथिक्स और इसी के साथ में आप लोगों का जो ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पेपर होता है इसको किंग मेकर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ज्यादातर जो जब फिलहाल ऐसे आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि आप लोगों को फिलोसफिकल बेसिस पर लिखना होता है और ये चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान जो होता है वो लर्न करता है एक तरीके से प्रोसीजर में आके। ये एक कला होती है निबंध लिखने की, वो सीखता है तब जाकर ये निबंध लिख पाता है, कोई रट फट कर ये सारी चीजें नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो सारे डिटेल मांगते हैं, जो आप लोगों के अंदर से निकली हुई आप लोगों की प्रैक्टिस मांगते हैं, वो वाले पेपर यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को आईएएस बनाते हैं। यहाँ पर जो पेपर होता है एसए का पेपर जो आज हुआ है ये पहला पेपर है। इसमें इससे पहले मतलब जो पेपर हुआ करते थे नॉर्मली वो क्या हुआ करते थे, वो फिलोसफिकल और कन्वेंशनल दो कैटेगरी में आप लोगों को डिवाइड देखते थे। मतलब जैसे आप लोग देखते थे कि पहला जो पोर्शन हुआ करता था उसमें ऐसे क्वेश्चन आया करते थे कि जिस तरीके से आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने एक वुमेन किस तरीके से सोसाइटी में एक तरीके से ना एजुकेशन के बारे में पूछ लिया या फिर कोई साइंस एंड टेक के बारे में पूछ लिया, इस तरीके से थोड़ा सा जो डायरेक्ट देखकर समझ में आ जाते थे। पर लेकिन फिलहाल अगर 2022 की बात करें, मैंने उसका भी एनालिसिस किया था, और 2023 की बात करें, इनमें दोनों सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली फिलोसफिकल टाइप के देखने को मिलेंगे। यानी कि एसए को समझना भी एक टास्क होता है। और एक बात बता दूं, कभी भी किसी भी मेंस के पेपर में अगर आप लोग बेसिकली बैठे हैं फिर फ्यूचर में बैठने वाले हैं, ये पता ही होगा कि कभी भी पेपर देखते ही तुरंत उसके ऊपर टूटना नहीं होता है। चाहे आप लोग कोई भी पेपर ले ले, पहले उसको थोड़ा सा समझना होता है कि अच्छा किस तरीके से चीजों को अप्रोच करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दूंगा ये पर्टिकुलर पेपर के बारे में, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये जो पेपर होता है ये दो सेक्शन में डिवाइड होता है। दो सेक्शन यानी कि सेक्शन ए जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया और सेक्शन बी इस तरीके से। तो दोनों सेक्शन में यहाँ पर आप लोगों को दो एस्से लिखने होते हैं, यानी कि 4 एस्से में से आप लोगों को एक एस्से चूज करना होता है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो 4 निबंध रहेंगे, 4 में से एक चूज करना पड़ेगा फर्स्ट सेक्शन में, और बी सेक्शन जो रहेगा यहाँ पर उसमें भी 4 रहेंगे, 4 में से आप लोग को एक चूज करना पड़ेगा। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आप लोगों के पास में टोटल मिलाकर 8 एस्से हैं और 8 एस्से में से आप लोगों को 2 एस्से लिखने होते हैं। ये जो 8 एस्से होते हैं ये आप लोगों को 3 घंटे में लिखने होते हैं। 3 घंटे यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों के पास में होता है एक निबंध लिखने का। और जो एक निबंध आप लोग 1.5 घंटे का लिखते हैं वो आप लोगों का होता है 125 नंबर का। यानी कि टोटल मिलाकर आप लोगों के पास में जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 250 यानी कि 250 नंबर। तो ये 250 नंबर आप लोगों को 3 घंटे में खत्म करने होते हैं। और इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को लगभग 1000 से 1200 शब्द लिखने होते हैं एक एस्से के अंदर में। तो इस तरीके से आप लोग जब 2 एस्से लिखोगे तो ये समझो कि आप लोगों को लगभग 2400 के करीब वर्ड जो हैं उसमें आप लोगों को उकेरने हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहां पर ये हो गया कि अगर आप लोग पहले थोड़ा पैटर्न देखते थे तो पहले एक ही निबंध आया करता था जो यूपीएससी में पूछा जाता था, और उस एक निबंध में ही यहाँ पर टोटल लगभग इतने शब्द आप लोगों को लिखने हुआ करते थे। पर लेकिन फिलहाल पैटर्न चेंज है, अभी यहाँ पर टाइम टू टाइम यूपीएससी चेंज करती रहती है, इसीलिए उसको अनप्रेडिक्टेबल कमीशन भी हम लोग बोलते हैं। और फिलहाल भी ऐसा ही टॉपिक आप लोगों को पैटर्न चेंज होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो ये जो पैटर्न आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल के टाइम पर आप लोगों के सामने ये पैटर्न चेंज होकर इसमें आप लोगों को फिलोसफिकल टाइप के निबंध दोनों तरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये आप लोगों को 2 निबंध होते हैं। और इसमें अच्छी बात यहाँ पर ये है पहले कंपेयर में, मान लीजिए कोई बच्चा एक पहला निबंध लिखने बैठ गया, ठीक है, वो उसमें भटक गया और पता नहीं कहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पर 2 चांस आप लोगों के पास में होते हैं फिर भी चीजों को प्रूफ करने के, ठीक है, मार्क्स को सही डायरेक्शन देने के। हालांकि कई सारे लोग ये बोलते थे कि एक ही निबंध अच्छा था, पर लेकिन ये हमारे सोचने पर नहीं है कि एक अच्छा था या 2 अच्छे थे। अब यूपीएससी जितने आप लोगों के सामने रखेगी लाकर उतने आप लोग करने पड़ेंगे। और फिलहाल पैटर्न ये है कि आप लोगों के पास में 2 सेक्शन में 2 निबंध लिखने होते हैं, 8 निबंध में से 2 निबंध आप लोगों को लिखने होते हैं, टोटल 250 नंबर में 3 घंटे के, यानी कि 125 मार्क्स के, और 1.5 घंटे का टाइम लेकर आप लोगों को 2 निबंध जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, किस किसने पेपर देख लिया है अब तक
या फिर नहीं देखा, ये बताइए। जिसने देखा है उसको कैसा लगा देखने में। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दोनों सेक्शन में से कौन सा आप लोगों को अगर लिखना पड़ जाए तो आप लोग यहां पर निबंध लिखेंगे, तो एक बार आप लोग बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग इसको चीजों को बेसिकली एक बार थोड़ा सा आप अपने बेसिस पर कि हाँ हम लोग तो सर इसको लिखेंगे। ठीक है, आइए अब मैं आप लोगों को एक एक निबंध जो है उसका ओवरव्यू दूंगा जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जो भी आज की डेट में क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं एप्लीकेशन पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर में, जो भी टीचर आप लोगों को जो भी टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट यहां पर पढ़ा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस जो है पेपर का आप लोगों को एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिए ये जो एनालिसिस होगा ये ओनली पेड बच्चों के लिए नहीं होगा, ये पब्लिक किया जाएगा, ये हर एक एसएलवी फैमिली मेंबर के लिए होगा जो कि वहां पर एक तरीके से एनालिसिस देखना चाहते हैं, यानी कि उसको पेड नहीं रखा जाएगा, उसको फ्री रखा जाएगा ताकि हर एक बच्चा जो है उसको देख सके। पर होंगे ये फाउंडेशन कोर्स के अंदर ही, ठीक है, तो इसको पब्लिक कर दिया जाएगा फ्री ताकि सब इसको देख सकें। और अगर कोई क्लास भी नहीं ले रहा है फाउंडेशन कोर्स की तो एटलीस्ट वो ये समझ सके कि पेपर किस तरीके से आ रहे हैं और उनको अप्रोच कैसे करना है। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश की जाएगी जो कि आप लोगों की यूपीएससी को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो डिटेल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे इनके, जो कि तसल्ली में हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो काफी 1.5-2 घंटे क्लासेस होंगी। फिर पेपर पर सेक्शन वाइज आप लोग अच्छे से कवर कराए जाएंगे ताकि चीजों को आप लोग सही डायरेक्शन में एक आइडिया लेकर चल सकें। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी पेपर कैसा है, किस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कि वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर एक ओवरव्यू में देकर चलता हूं। ठीक है, पहले मैं आप लोगों के सामने 20 सेक्शन डिस्कस करूंगा क्योंकि उसमें जो निबंध है उसमें थोड़े से ज्यादा रिलेटेबल हैं जिनके साथ में आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और आपका माइंड एक बार चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको आप लोग अच्छे से एक तरीके से फिर जो सेक्शन ए पर हम लोग जाएंगे तो उसको भी आप लोग आराम से समझ पाएंगे। सारा एक ओवरव्यू बताऊंगा कैसे कैसे कोटेशन है, किस किस तरीके से, थोड़ा सा आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि आखिर बोला क्या जा रहा है इसके अंदर में, और आप लोग निबंध के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो बी सेक्शन के साथ में स्टार्ट करेंगे, फिर ए सेक्शन देखेंगे। सेक्शन बी में भी टोटल मिलाकर आप लोगों के साथ में 4 ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनमें से एक ऐसे चूज करने हैं। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है, इसमें ऐसे आप लोगों को थोड़े से ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे जिस पर लिखा जा सकता है। पहले में ज्यादा एक तरीके से ज्यादा वो थे कि हाँ पर, लेकिन इसमें आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। जैसे पहले वाला ऐसे आप लोग यहां पर देखिए, बोला गया कि गर्ल्स आर वेक डाउन बाय द रिस्ट्रिक्शन, यानी कि गर्ल्स पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है सोसाइटी के अंदर में, और बॉयज विद डिमांड, और बॉयज से डिमांड की जाती है कि हाँ जो फलान डिमांड करना वो सारी चीजें। ठीक है, टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। तो ये पर्टिकुलर जो लाइन बोली गई है ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है, ये है सिमोन डे बेवियर। सिमोन डे बेवियर जो है एक फ्रांस की, ये बेसिकली फिलोसफर, एक फेमिनिस्ट थिंकर, यानी कि एक तरीके से फ्रांस की एक ऐसी लेडी जो कि मेनली लड़कियों के बारे में बेसिकली ज्यादा लिखा करती थी। पर लेकिन इनका मानना यह था कि लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी कि बॉय हो या फिर गर्ल हो, अगर उनको आप लोग किसी इस तरीके के डिमांड में रखेंगे, जैसे लड़कियों के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है, घर से बाहर नहीं जाना है, देर रात तक कहीं इस तरीके से नहीं रहना है, किसी पराये इंसान के साथ में बात नहीं करनी है। मतलब अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा INA के इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस के अंदर में मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि कितनी लार्ज स्केल पर हमारे समाज के अंदर में जो मैरिड वुमेन है वो आज के डेट में सुसाइड कर रही हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जो है रिलेशनशिप में देखने को मिलती है कि उनको ऐसा लगता है कि वो एक जेल में आ गई हैं, उनको 100% कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और यहां पर उसकी वजह से यहां पर ये दिक्कत देखने को मिलती है। सेम डायरेक्शन में अगर दूसरी साइड में आप लोग यहां पर जाओगे बॉयज के बारे में, तो उनसे डिमांड रखी जाती है बहुत लार्ज स्केल पर कि नॉर्मली एक सबसे बड़ी डिमांड तो ये रहती है कि इंसान की शादी तभी होगी उसकी अगर वो बेसिकली जॉब करेगा। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर, तो उसको एक तरीके से ये माना जाता है कि ये तो सारी चीजें पूरी करेगा, कि घर में कोई भी डिमांड हो तो पापा से मांगो, पापा करेंगे इसकी, पापा पैसे देंगे। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि फिलहाल अभी चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही है, पर लेकिन इनके द्वारा ये बहुत ही अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। द सेकंड सेक्स करके इनके द्वारा एक पर्टिकुलर इनकी राइटिंग है जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है द अदर, यानी कि हम लोग बात करते हैं मतलब लड़का और लड़की के बारे में, पर लेकिन लड़का और लड़की के अलावा भी जो सबसे खतरनाक चीज है वो है सोसाइटी, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और वो यहां पर कहीं ना कहीं जो लड़का और लड़की है उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जिस तरीके से वो इंक्रीज होनी चाहिए थी, सही डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए थी, उसकी लाइफ को डैमेज कर देते हैं। उनका जो पोटेंशियल निकल कर आ सकता है उसके पोटेंशियल को डैमेज कर देते हैं। इनका ये मानना है कि समाज के अंदर में जो एक अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग के लोग आज की डेट में हो सकते हैं, अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं, उनको एक इनोवेटिव आइडिया आ सकते हैं, पर लेकिन सोसाइटी के अंदर में जो जेंडर के नाम पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है यहां पर, वो काफी हद तक उनकी पर्सनैलिटी बेकार करके रख देती है। और गर्ल्स को तो बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो तो शादी के पहले बेसिकली
मम्मी पापा के कंट्रोल में, शादी के बाद में जो है वो हस्बैंड के और सास ससुर के कंट्रोल में, तो उसको इस तरीके से रखने की कोशिश की जाती है। तो सोसाइटी में ये कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, लड़का लड़की बोलते रहते हैं, पर रियलिटी में जो असली जो खिलाड़ी है सोसाइटी के वो है सोसाइटल फैक्टर। खासकर जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वो सबसे खतरनाक फैक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें, तो जेंडर बेस कई बार डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, बॉयज से डिमांड रखी जाती है, जैसे मैंने बताया ना अभी सोसाइटी के अंदर में अलग अलग तरीके से कि मस्कुलन बॉडी अगर थोड़ा सा दुबला पतला हो तो ये कहेंगे यार देखो ये एक डड्डी जैसा है, एक हवा में उड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से कमाना चाहता है, जितना अच्छा कमाए वो इस तरीके से उसको कई बार उसकी जो सैलरी है उसके बेस पर उसको जज करने लगते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मेंटल हेल्थ पर भी बहुत इंपैक्ट डालता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर में। और ये एक कहीं ना कहीं जो एक सोसाइटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं सही डायरेक्शन में, हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, वो नहीं यहाँ पर हो पाता है। तो कंक्लूजन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को उनके अधिकार मिलने चाहिए प्रॉपर, फ्रीली वो अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल सके, कोई किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन ना हो, उनको गाइड ऐसे किया जाए कि उनकी लाइफ प्रोग्रेसिव बने, ना कि उनकी लाइफ जो है वो रिग्रेसिव बने। तो ये काफी एक अच्छा एक पर्टिकुलर एक आप लोग बोल सकते हो एक राइटिंग पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग सी कोटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर की। एक मैथमेटिशियन थे यहाँ पर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो इंसान जो होता है अपने काम में डूबा रहता है तो उसको उसमें संगीत नजर आने लगता है, ठीक है। तो नहीं कहते, कई बार कई सारे लोग बोलते हैं कि तुम इस कमरे में कैसे कितने लंबे समय तक पड़े रहते हो, पर लेकिन आप लोग किताबों में इतने डूबे होते हो कि वो चीजें आप लोगों को बाहर की जिंदगी से ज्यादा मतलब नहीं रहता उस टाइम पर, जब तक आप लोग एक जोन में होते हो, ठीक है। ये चीजें फील कर सकता है वो इंसान जो किसी न किसी पर्टिकुलर चीज में डूब जाता हो, उसको सराउंडिंग से फर्क ना पड़ता हो। तो ये इस लाइन इनके द्वारा बोली गई कि मैथमेटिक्स इज ए म्यूजिक ऑफ रीजन। तो यानी कि एक तरीके से जो गणित है, जो गणित ज्ञान का संगीत है, ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर बोली गई है। तो नॉर्मली आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि जो म्यूजिक है उसको मैथमेटिक्स के साथ में कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर जो म्यूजिक है वो फील, एक तरीके से जो म्यूजिशियन है वो फील करते हैं मैथमेटिक्स, लाइक मैथमेटिशियन जो है थिंक करते हैं म्यूजिक के बारे में। यानी कि म्यूजिक को एक तरीके से आप बोल सकते हैं म्यूजिक द ड्रीम, मैथमेटिक्स द वर्किंग लाइफ। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूं जिससे आप लोग इसके साथ में हल्का सा कनेक्ट कर पाए। जो यहां पर राइटर हैं वो क्या बोलना चाहते हैं, पहले आप लोग ये समझिए। जो राइटर हैं वो पहले दो चीजों में कनेक्शन बैठाना चाहते हैं कि एक साइड में म्यूजिक है और एक साइड में मैथमेटिक्स है, तो उन दोनों में कनेक्शन कैसे बैठाना है। तो यहां पर डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि किस तरीके से डिस्कस करेगी ब्यूटी एंड लॉजिक इनहेरेंट इन मैथमेटिक्स, यानी कि आप लोगों को उसके अंदर में लॉजिक भी देखने को मिलेगा। और यहां पर ये जो ब्यूटी एंड लॉजिक है यहां पर ये किस तरीके से हमारी सोसाइटी में चेंज लेकर आ रहा है, यानी कि एक तरीके से घुमा फिराकर पूरा मुद्दा है कि सोसाइटी में चेंज कैसे आ रहा है इस चीज को लेकर, तो वो समझाने की कोशिश की गई है। तो ये आप लोग यहाँ पर एक, हालांकि ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये एक तरीके से लिखने लायक निबंध है, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर हो जा रहा है कि एक तरीके से जिसमें आप लोगों के पास में ढंग के एग्जाम्पल ना निकल कर आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स को कितना अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर पाते हो, क्या क्या डायमेंशन आप लोग यहाँ पर दे पाते हो, ठीक है। तो वो वाली बातें यहाँ पर तो कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ बस ठीक है आ रखा है, एक काउंट कर लिया, तो वो वाली चीजें होती हैं। पर लेकिन हाँ एक क्रिएटिविटी का एक प्रतीक के तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे लोगों को मैथमेटिक्स जो है वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स जो है जब वो लगाने बैठते हैं तो साथ में अपना चाहे रेडियो चला लो, चाहे एफएम चला लो, चाहे सॉन्ग चला लो, उनका मजा आता है, ठीक है, कि मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस करने में मजा आता है, चाहे बराबर में रेडियो चला लो, तो उसमें खो जाते हैं आराम से। तो हर एक इंसान का सोचने का तरीका आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। इस वाले सेक्शन में कई सारे ऐसे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू सेक्शन ए के अंदर में। तो वहां पर जो ऐसे हैं वहां पर आप लोगों ने देखा बहुत ही ज्यादा वेग टाइप के हैं, पर यहां पर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे बोला गया ए सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज ए सोसाइटी दैट नीड लेस चैरिटी, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जहां पर जस्टिस मिल जाता है वहां पर ज्यादा दान की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। क्यों? दान कहां जरूरत होगी? जहां पर न्याय नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में न्याय नहीं हो रहा, आप सोचोगे यार इसकी हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कुछ प्रोवाइड करा देते हैं, तो वाली चीजें निकल कर आती है। तो ये बात जो बोली गई ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सोशल जस्टिस और चैरिटी के बारे में बात की जा रही है, और जॉन रॉल जो है उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया द वेल ऑफ इग्नोरेंस, उसके अंदर में इनके द्वारा यहां पर ये चीजें बेसिकली एक्सप्लेन की गई, ठीक है। तो मतलब कहने का यहां पर ये कि ये पर्टिकुलर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप बतानी है जस्टिस के अंदर में, इक्वालिटी के अंदर में, एक फिलैंथ्रोपी के अंदर में, इन सोसाइटी में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की ये बातें कर रहे हैं।
और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग मल्टी डायमेंशनल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में जो इशू है उसको कई सारे इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जवान मूवी आप लोगों को देखने को मिली, वहां पर हेल्थ के बारे में बात की गई, ठीक है। सोसाइटी में आप लोगों को इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, तो वहां पर हम लोग दान पुण्य के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से कई सारे लोगों के पास में इतना ही पैसा नहीं होता कि प्रॉपर वो जस्टिस ले सके। तो आप लोग बोल सकते हैं कि लीगल रिफॉर्म की काफी सारी आवश्यकता यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एजुकेशन की इक्वालिटी के बारे में यहाँ पर आप लोग बातें कर सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के बारे में आप लोग यहाँ पर बातें कर सकते हैं। कम्युनिटी को इंपावर करने के बारे में आप लोग यहाँ पर बातें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है, अगर आप लोग यहाँ पर एक तरीके से इंफेसिस देंगे जस्टिस के ऊपर, तो चैरिटी की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। इंसान को एजुकेशन दे दो, अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इंसान को सशक्त बनाओ, वो वाली कोटेशन आप लोग बोल सकते हो कि इंसान को मछली पकड़ना सिखाओ, ना कि उसको पकड़ पकड़ कर मछली दो। उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ, उनको अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। तो ये काफी रिलेटेबल और एक लिखने लायक ऐसे आप लोग बोल सकते हैं जिसको ज्यादातर बच्चे जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाला ऐसे है कि इसको भी हर एक बच्चा जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग अगर ध्यान से देखोगे। और ये एक ऐसी कोटेशन है जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बोली गई फेमस कोटेशन, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न इन स्कूल। यानी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे 3 इडियट मूवी देखे ना, वो रट्टू फट्टू तो होता, अपनी चीजें रट लेता है, बस उसी के बेस पे चलता है। और दूसरी साइड में रणछोड़ दास छाछड़, तो ये चीजें उसी के बारे में आप लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है नॉलेज का, लाइफ में क्या लर्न किया आप लोगों ने, या बस वो ये कि जो आप लोगों ने वहां पर जो रटा था बस उसी चीज को आप लोग लेकर चल रहे हो। तो ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज के बारे में यहां पर बात करता है, जो कि ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू जो आप लोगों ने थ्योरी कॉलेज के अंदर में सीखी है। आप लोगों ने एथिक्स पढ़ ली, एथिक्स पढ़ने के बाद में आप लोग जो है बेसिकली अपना एक अच्छा सा आंसर लिखकर आगे, पर रियलिटी में आप लोगों के अंदर में चीजों को लेकर ना तो आप लोगों के अंदर में कोई एम्पैथी है, ना ही आप लोग किसी चीज के साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अप्लाइड नॉलेज आप लोगों के अंदर नहीं है, बस ठीक है सीख लिया है यहां पर। तो एक तरीके से लर्निंग जो है उसको प्रैक्टिकल फेज में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये बात यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है कैसे यहां पर बन सकता है, ठीक है। इसको अच्छे से अगर लिखा जाए तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऐसे आप लोग यहां पर इसके बारे में लिख सकते हैं, है कि नहीं। आप लोग की क्या राय है, आप लोग इसमें से कौन सा ऐसे चूज करेंगे, पहले आप लोग ये बताइए, मैं देखता हूं कि कौन सा ऐसे जो है वो चूज करता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा। पहले जो निबंध दिए जाते थे वो किसी न किसी फेमस कोटेशन को लेकर भी दिए जाते थे कि ये कोटेशन फेमस है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा बोली गई है, किसी थिंकर के द्वारा बोली गई है। पर अब यहाँ पर वो भी पैटर्न इनके द्वारा चेंज कर दिया गया है। आप लोगों को नॉर्मली कोटेशन कुछ ऐसी देखेंगे, कोई इंडिविजुअल भी फ्रेम करता हुआ यहाँ पर इनको नजर आएगा। ऐसी एक कोटेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो ये पर्टिकुलर स्टार्टिंग वाला ही निबंध यहाँ पर दिया गया है। इसे बोला गया है थिंकिंग इज लाइक ए गेम, यानी कि जो सोचते हो ना आप लोग, चिंतन करते हो किसी चीज के बारे में, वो एक गेम की तरीके से है। गेम क्या होता है, इट डज नॉट बिगन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम, यानी कि जब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक आप लोगों के पास में कोई अपोजिट टीम न हो। इसका मतलब क्या हो गया, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि एक विरोधी पक्ष न हो। इसका मतलब नॉर्मली अगर आप लोग समझोगे, जैसे आज की डेट में आप लोग नॉर्मल शांति में बैठे हो, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो, पर लेकिन जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ही आप लोग उसके बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, चीजों का सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करोगे। आप लोग उसको एक प्रोग्रेसिव वे में या फिर रिग्रेसिव वे में लोगे, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर ये चीजें समझाने की बात की गई है कि आज की डेट में आप लोगों को इस तरीके से एक गेम के साथ में आप लोगों का थॉट प्रोसीजर जो है वो एक मैच कर दिखाने की कोशिश की जा रही है इस निबंध के अंदर में। तो एक पर्टिकुलर सेंटेंस यहां पर ये होगा कि थिंकिंग लाइक ए गेम, यानी कि जिस तरीके से आप लोग किसी चीज को बारे में एक तरीके से सोच रहे हो, तो थिंग्स लाइक ए गेम, जैसे कि एज ए गेम के तरीके से, जब तक कोई अपोजिट टीम नहीं होगी तब तक जो है हम लोग उस गेम को आगे बढ़ा नहीं सकते। आप लोग नॉर्मल तरीके से अगर उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कब सोचना आप लोग स्टार्ट करोगे। मान लीजिए आप लोगों को इलेक्शन में वोट डालना है, ठीक है। आप लोगों के पास में सामने 2 पॉलिटिकल कैंडिडेट खड़े हैं, वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी बातें सुनने के बाद में आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा क्रिटिकली कि किसको वोट देनी है, कौन आप लोगों को रियलिटी में अपने हिसाब से ढाल पाया, कौन आपको रियलिटी में अपने हिसाब से चीजें जो है वो समझा पाया है। कई बार यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट भी देखने को मिलेगा, और ये इतना तकड़ा होगा, इतना जबरदस्त होगा कि यहां पर उसको सॉल्यूशन निकालना कई बार मुश्किल होता है। जैसे नॉर्मली आप लोग एथिक्स के पेपर में देखते हैं, वो आप लोग को सिचुएशन में ढाल देते हैं। सिचुएशन में बोलेंगे कि एक साइड में यहां पर ये बेसिकली एक जवान लड़का है या फिर लड़की है, और दूसरी साइड में कई सारे 4-5 बुजुर्ग हैं। अगर दोनों में से आप लोगों को बचाने का मौका मिले कि एक को बचाना है, तो किसको आप लोग यहां पर बचाओगे। तो ये क्या हो गया, अब इंसान जो है वो एक डायलेमा में पड़ गया।
तो यहां पर वो अब चीजों को सोचना स्टार्ट करेगा। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है कई बार इन चीजों को जब हम लोग सोचने बैठते हैं। और ये सेम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि साइंटिफिक मेथड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में अगर डिस्कस करेंगे हम लोग किस तरीके से, आप लोग आज की डेट में देखने को मिलेगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जी। हम लोग देखो आज की डेट में सोचिए, मान लीजिए हम लोगों ने जो आज के दिन में स्टेम सेल का इस्तेमाल कर कुछ बच्चों को हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। तो बच्चों को बना दिया तो ये बात चलती है कि आगे चलकर हम लोग रेडीमेड बेबी बना सकते हैं इसको लेकर। पर लेकिन अगर इस तरीके से रेडीमेड बेबी बनाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, तो फिर सोसाइटी समाज का क्या होगा। यहां पर अभी ऐसा एक रिसेंटली एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेम सेल का इस्तेमाल कर बच्चे बनाने की बात की जा रही है। यहां पर स्टेम सेल का इस्तेमाल कर हम लोग प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं बहुत सारी, क्योंकि रीजनरेटिव सेल होती है यहां पर, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना सकती हैं। पर लेकिन उनका इस्तेमाल कर अगर हम लोगों ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया तो ये कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब इसके ऊपर सोचना स्टार्ट करके देखो आप लोग। यहां पर कई सारे लोग बोलेंगे सही है यार, ये एक अच्छी चीज है। अगर मान लीजिए किसी के पास में एक तरीके किसी की शादी न रखी, उसको बच्चे चाहिए, उसको बच्चे मिल जाएंगे। पर दूसरी साइड में यहां पर कितना इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यानी कि दो चीजों को साथ में लेकर चलना, उनमें बैलेंस बनाने वाली बात होती है यहां पर, तब जाकर पूरा गेम जो है वो कंप्लीट होता है। ये अलग बात है कि उनमें से कोई एक हारेगा कोई जीतेगा, पर लेकिन प्रोसीजर कैसे होगा ये आप लोगों को यहां पर समझना है। तो थॉट को कंपेयर किया गया है बेसिकली यहां पर एक गेम के साथ में, कि जब तक कुछ प्रॉब्लम या फिर अपोजिशन नहीं आएगी तब तक हमारा माइंड जो है वो चलना स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत ही एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि फिलोसफिकल टाइप का ऐसे आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें से आप लोगों को अपना एनालिसिस निकालना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके के ये पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग तब लिख पाओगे जब आप लोग चीजों को लिखना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जिसको सोचने की ही बेसिकली एक माइंड को आदत नहीं डाल रखी है, वो ये चीजें कभी लिख ही नहीं पाएगा। तो एटलीस्ट सोचना आप लोग स्टार्ट करो किसी टॉपिक के बारे में, कुछ सर्च करना स्टार्ट करो, तो फिर आप लोगों को पॉइंट्स जो है वो समझने स्टार्ट हो जाएंगे, उनको आप लोग अंडरस्टैंड करने लगोगे। अगर इसी तरीके से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे आइडियाज आप लोगों के सामने आते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर है, वो ट्रेडिशनल वे में अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है। कोई यहां पर इलोन मस्क टाइप का है, वो तो भाई साहब एकदम रफ्तार से चलना चाहता है, पर लेकिन रफ्तार से चलते टाइम उसके सामने कई सारी ऐसे तरीके आएंगे जैसे कि बंदर मार दिए बहुत सारे इलोन मस्क भाई साहब ने। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये अगर सोसाइटी के हिसाब से देखो तो अपने फायदे के बारे में सोचे तो इंसान ने इतने सारे बंदर लुढ़का दिए, क्या बंदर की जिंदगी नहीं थी। पर दूसरी साइड में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, अगर वो बंदर मर गए हैं और उसकी वजह से उसने कुछ ऐसा जनरेट कर दिया कि उसके आने वाली जनरेशन के लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सके, तो उन बंदर की आहुति देना क्या सही है। तो ये यहां पर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा थॉट में इमीडिएटली, कि क्या उन बंदर की जान के बेस पर हम लोग इनकी जान बचा सकते हैं। तो किस टाइप पर आप लोग यहां पर जाना पसंद करेंगे, ठीक है। फिलोसफिकल डिबेट हो जाते हैं कई बार आइडियोलॉजी को लेकर, इंसान अपना एथिकल थ्योरी लगा देता है कि ये सही है ये सही है। तो डिसीजन मेकिंग में काफी तकड़ी हेल्प मिलती है जब यहां पर इस तरीके से इंसान सोचना स्टार्ट करता है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे किस तरीके से पूछे जा रहे हैं यहां पर। और इसमें आप लोग यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये बोल सकते हैं कि जब आप लोगों का आइडिया जो होता है वो क्लैश होता है, तभी इनोवेशन होता है, तभी प्रोग्रेसिव सोसाइटी भी होती है। अगर सामने वाला जैसा बोल रहा है उसी पैटर्न में आप लोग चलते रहोगे तो कभी भी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को आप लोग क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ये बातें भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। मतलब कहने का ये कि अगर कोई रोकने वाला ही नहीं है तो वो तो अपनी बेलगाम का घोड़ा चला जा रहा है। अब जो रोकेंगे तो सोचेगा क्या कुछ मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, तो फिर उसके ऊपर एक अच्छे लेवल पर सोचा जा सकता है एक सही डायरेक्शन में। तो ये यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर जो एक कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, जब दो विचारों के बीच में यहां पर आ रहा है, जब अपोजिशन किसी चीज पर देखने को मिल रही है। काफी इंटरेस्टिंग यहां पर ये आप लोगों को निबंध देखने को मिलेगा। इसमें लीडरशिप के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ द इंट्यूशन और इसी के साथ में लॉजिक। आप लोगों ने ना कि इंट्यूशन आ रहा है यार ये काम होना चाहिए, या फिर लॉजिक आ रहा है उसके पीछे। तो लॉजिक और इंट्यूशन दोनों को जब मिलाकर काम किया जाता है तो एक अच्छा डिसीजन मेकिंग यहां पर लेकर आती है, और वो एक कितने लंबे डिसीजन ले पाता है, सोच पाता है चीजों को। तो पॉल ओब्रेन के द्वारा यहां पर ये कोटेशन बेसिकली दी गई है, यानी कि दूरदर्शी निर्णय तभी ले जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। और अंतर्ज्ञान कब निकल कर आता है इंसान का, जब उसका एक्सपीरियंस एक सही डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर आप लोग नॉर्मली समझोगे तो यहां पर एक इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में बात की जा रही है और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड के बारे में बात की जा रही है। यानी कि जब आप लोगों के पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होगा तो आप लोग चीजों का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि डिसीजन
डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोगों की अच्छी होगी, और कोई भी इंसान जो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठा है, जब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड नहीं है और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो कैसे वो एक अच्छा लीडर हो सकता है, और कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इवन किसी घर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी स्टेट को, किसी डिस्ट्रिक्ट को या फिर किसी देश को वो कैसे आगे चलाएगा अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इंट्यूशन और लॉजिक का जब मेल आएगा तब एक बेहतरीन डिसीजन मेकिंग बनेगी, और वो ऐसी डिसीजन मेकिंग होगी कि इंसान एक विजनरी होगा, यानी कि जो सिचुएशन उस टाइम पर होगी, हो सकता है कि उस टाइम पर उसका सॉल्यूशन हो, पर लेकिन वो इस तरीके से सोच पाएगा, एक मतलब जो अपनी बिना, कई बार आप लोगों ने सुना होगा इस इंसान के पास में रिसोर्सेज नहीं थे फिर भी उसने वो काम कर डाला, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। कई सारे ऐसे लोग थे जो कई हजारों साल पहले अपनी बातें बोलकर चले गए, और आज की डेट में वो सही आप लोगों के सामने प्रूफ हो रही है कि हाँ उसने सही बोला था। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें निकल कर आती है एक विजन के साथ में, कि वो उसको सोच पाता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, और ये इसकी इंट्यूशन आती है उसके एक्सपीरियंस के बेस पर और जो उसने सीखा है उसके लॉजिक के बेस पर। तो ये बातें यहां पर इस पर्टिकुलर कोटेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका अगर एक अच्छा उदाहरण आज की डेट में आप लोग देखना चाहते हैं, एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। डॉलर का ट्रिलियन में कैटेगरी पहुंच गई है, बिलियन में नहीं ट्रिलियन में, और यह है एप्पल कंपनी। सोचो जब यहां पर एप्पल कंपनी जो बेसिकली यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने पांव रख रही थी मोबाइल के फील्ड में, तो यहां पर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि लोगों को किस तरीके से आप लोगों को फील कराना है कि लोग जो हैं इस फोन के लिए वो अपनी किडनी तक बेचना स्टार्ट कर दें। तो ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना एक नीश बनाया कि हम लोग इसी कैटेगरी में इसको फोन को बेचेंगे। ये एक नॉर्मल इंसान के हाथ में जाने के लिए उसको जद्दोजहद करना पड़े। उन्हें कहते हैं कि लोगों को जो चीज लगती है कि अचीवेबल नहीं है उसके पीछे लोग ज्यादा भागते हैं, ज्यादा पागल रहते हैं उस चीज को लेकर। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। उन्होंने इसके लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी वो कैसे लेकर चल रहे हैं, अगर ध्यान से आप लोगों ने चीजें नोटिस की होगी, वो फोन को आराम आराम से अपग्रेड कर रहे हैं। यानी कि जितने सारे अपग्रेडेशन वो लेकर आते हैं इब्की साल, नेक्स्ट ईयर, हर साल, एक तो हर साल उनको अपना फोन लॉन्च करना है और फिर हर साल उसको नया भी दिखाना है। तो बहुत बड़े चेंजेस नहीं करते हैं कि एकदम बहुत ही सब कुछ चेंज कर डाला उन्होंने। तो हर साल उसको नया दिखाने के लिए छोटे छोटे चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, तो अब की बार वो चार्जिंग का केबल चेंज कर दिया, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। एक कोई पर्टिकुलर और छोटा मोटा चेंज कर दिया उसके अंदर में, उसकी जगह जो पहले किसी दूसरे मटेरियल का बना रहा था अब की बार उसको टाइटेनियम का बना दिया। तो ये क्या है, ये लोगों को ये दिखाना कि पहले वाले से ये अपग्रेडेड आ गया है। कलर चेंज कर देना ताकि डिफरेंस फील हो सके कि पुराना इंसान जो है वो पुराना फोन यूज कर रहा है और एक कोई पुराना फोन यूज कर रहा है और एक जो अभी लेटेस्ट आया वो कोई नया फोन यूज कर रहा है। तो सोसाइटी में एक लोगों के माइंड सेट को समझकर उसको डिफरेंस क्रिएट करा देना। तो क्या है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं एक विजनरी लीडर। जब यहां पर ये चीजें सोची गई, इतना सिंपल फॉर्मेट में बना दो उसको कि सामने वाला बहुत ही इजीली उसको यूज कर सके, और सिक्योरिटी उसके अंदर इतनी तगड़ी दे दो कि हर एक पर्सनैलिटी उसको यूज करना चाहे जो भी अपनी प्राइवेसी के बारे में बेसिकली बहुत ज्यादा कंसर्न है। इसलिए जितने भी आज की डेट में लीडर हैं आप लोगों के पास में 99% चांसेस हैं कि एप्पल का फोन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये सारी चीजें देना एक पर्टिकुलर फोन के अंदर में, तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी बता सकते हैं कि किसी इंसान ने ऐसा कुछ सोचा और वो कंपनी $1 ट्रिलियन कंपनी बनी बैठी है। इतनी तो कई देश की इकोनॉमी नहीं होती है। 3 ट्रिलियन के करीब आज की डेट में उसकी वर्थ आप लोगों को देखने को मिलती है, जितनी हमारे देश की जीडीपी है। ये आप लोग अंदाजा लगा के देखो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। तो इसको कहते हैं यहाँ पर क्या हो गया, तो विजनरी डिसीजन मेकिंग क्या हो गई यहाँ पर, एक इंस्टीट्यूशन एंड जो इंट्यूशन और जो लॉजिक है वो एक साथ में आ गए, और फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने कोई बताने वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे उदाहरण आप लोग ऐसे दे सकते हो। अमेजन के जो जेफ बेजोस है उसका दे सकते हो, ये इसी के साथ में जो आप लोग दे सकते हो आज के डेट में कहीं ना कहीं जो क्या नाम है ये इलोन मस्क के उदाहरण आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं, आप लोग किसी और में भी आप लोग बहुत सारे लोगों के उदाहरण दे सकते हो, दूसरे भी आप लोग काफी सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, जो एजुकेशन के फील्ड में कुछ ऐसा चेंज लेकर आए, रिवोल्यूशनरी चेंज लेकर आए, उन्होंने एकदम सारी चीज चेंज करके रख दी। या फिर साइंस एक तरीके से मतलब एक तरीके से ना आप लोग इनोवेशन के फील्ड में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, सोसाइटी में कुछ ऐसा चेंज कर दिया उस विजनरी लीडर ने। आप लोग खुद देखो, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया केस पुत्ता स्वामी केस की वजह से। ठीक है, तो वो प्राइवेसी आज के डेट में हर एक इंसान को मिल रही है। तो कुछ ऐसा डिफरेंट क्रिएटिव सोचना, लॉजिकली सोचना यहाँ पर, और उसके साथ में इंट्यूशन से जो निकल कर आया, बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये था एक उदाहरण के साथ में एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने। ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने मूवी देखी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये पर्टिकुलर एक ऑथर है जिनके द्वारा ये लाइन बोली गई है, और उनके द्वारा वो पर्टिकुलर जो एक बुक है वो यहाँ पर लिखी गई, जिसके ऊपर मूवी भी बनी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये पर्टिकुलर ऑथर का नाम J.R.R. टोल्किन, आप लोग यहाँ पर इनका नाम याद रखिएगा। उनकी पोयम है ऑल दैट इज गुड डज नॉट ग्लिटर।
तो यहाँ पर द लॉर्ड ऑफ रिंग से यहाँ पर ये लाइन जो है वो उठाकर आप लोगों के सामने रखी गई है। इसका बेसिक मतलब क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, यानी कि सभी भटकने वाले गुमनाम नहीं होते। मतलब कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो सोचते सोचते कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी पता नहीं कहां पर जाने वाली है। तो यहां पर ये जो कोटेशन है ये बताती है कि जो भी कोई ऐसा है कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये पता नहीं कहां पहुंचेगा, कुछ ऐसे पाथ पर चला गया जो यहां पर अनकन्वेंशनल है, यानी कि नॉर्मली एक घर है जिसमें सारे लोग जॉब करने होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं, उस घर में दूसरे लोग भी जो है जो भी कर रहे हैं, तीसरा भी जॉब कर रहा है, चौथा भी जॉब कर रहा है। कोई ऐसा इंसान आया, उसने वहां पर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों को जल्दी से वो चीजें पचती नहीं है। उनको ये लगता है कि ये सारा जो इन्होंने कभी देखा नहीं है वो एरिया, वो पर्टिकुलर एक एरिया, तो उनको डर लगने लगता है कि पता नहीं कहां पर जाकर रुकेगा। तो ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना जो कि अब तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हो, एक स्पॉन्टेनियस लाइफ होती है और ये रियली एक गुड जर्नी होती है। कई सारे लोग इसको एंजॉय करते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रहना, ठीक है। तो हालांकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा डीप जाता है, पर लेकिन इसकी कुछ एक मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू बताता हूं ताकि आप लोग टॉपिक के साथ में एसोसिएट कर सके। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो लोग अपनी चीजों को कन्वेंशनल वे में नहीं लेकर चलते हैं, जो डिफरेंट तरीके से कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक अच्छा मीनिंग निकाल पाते हैं और उनकी जो डिस्कवरीज होती है वो एक काफी वैल्यूएबल होती है, आने वाली जनरेशन के लिए काफी एक्सपीरियंस ऐड करने वाली होती है। ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि जो अनकन्वेंशनल करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो एक तरीके से ये ओपन माइंडनेस को सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है, यानी कि रूढ़िवादी चीजों को लेकर ना चलो कि आज तक नहीं हुआ तो ये आगे भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरीके से न्यू वे ऑफ थिंकिंग आप लोगों की जनरेट करने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग डिफरेंट वे में भी सोचना स्टार्ट करो, अलग अलग एंगल में, और वो चीजें भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो और वहां से भी कुछ अच्छा निकल कर आएगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। वो नहीं कहते कि एक तरीके से कुछ और नहीं मिला तो एक्सपीरियंस ही सही, पर लेकिन करो सही, सोचो सही उस चीज के बारे में। ऐसा नहीं कि वो आज तक किसी ने नहीं किया तो वो हो नहीं पाएगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आज की डेट में आप लोग नीरज चोपड़ा का उदाहरण ले लो, ठीक है। अब से पहले भाला फेंक का हमारे देश में कोई ऐसा क्रेज आप लोगों को देखने को मिलता था, पर अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग आप लोगों को इसमें कनेक्ट होते हुए आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो उस बंदे ने एक ऐसा एरिया चूज किया जो कि नॉर्मल इंसान जो है सोचते नहीं कि हाँ ऐसा भी कुछ आप लोग कर सकते हो अच्छे से, और उसने उसमें रिजल्ट भी दिया। सबसे बड़ी बात होती है कि जितना बेहतरीन उसमें रिजल्ट निकल कर आएगा उतना ही उसको सक्सेस माना जाएगा और उतने ही लोग फिर उसको करना स्टार्ट करेंगे और लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो पर्सनैलिटी होगा जिसने उसके बारे में सोचा कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो ये एक नॉर्मल जो वे ऑफ थिंकिंग है उससे हटकर सोचने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। ये जो निबंध है ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले से थोड़ा सा आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। यहां पर जिस तरीके से विजन के बारे में बात की जा रही है, विजनरी लीडर के बारे में, ठीक है, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर भी बात की जा रही है क्रिएटिविटी के बारे में और इंस्पिरेशन के बारे में। बोला गया कि इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मुंडेन, यानी कि रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से एक तरीके से उपजती है। मतलब कहने का आप लोग समझ सकते हैं यहां पर कि कोई पर्टिकुलर इंसान अगर कुछ डिफरेंट सोच रहा है, उदाहरण के तौर पर आप लोग ले सकते हैं कि आप लोग जैसे देखेंगे कोई आज की डेट में किसी उसको सुना है आप लोगों ने, कोई जो बेसिकली सॉन्ग राइटर होता है, ठीक है, वो कैसी कैसी क्रिएटिविटी निकाल के लेकर आता है जब कोई सॉन्ग लिखता है। यानी कि वो चांद के ऊपर लिख देगा, हवा के ऊपर लिख देगा, सूरज के ऊपर लिख देगा, धरती के ऊपर लिख देगा, नदिया के ऊपर लिख देगा। वो राइटर जो है वो एक तरीके से एक राइटर भी है, कोई पोएट है। आप लोग देखो वो चीजें हम भी देख रहे हैं, पर हमारी तो ऐसी इमेजिनेशन नहीं आती यार। एक तरीके से चांद को देखकर, ठीक है, चांद को लड़की के साथ में कंपेयर कर दिया कि चांद से महबूबा हो मेरी, कैसा सोच रहे हैं आप लोग यहाँ पर। ये क्या है, ये एक तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग है। स्टोरी टेलर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सारी चीजें आप लोगों को स्टोरी टेलर में देखने को मिलेगी, आर्टिस्टिक व्यू में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कितने शानदार शानदार इंसान ने जो है आर्ट बना के रख दी है। तो ये आर्ट और इमेजिनेशन आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि इंसान जो है वो सोच पा रहा है इस चीज को, और ये इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग यहां पर कि यहीं से ही इनोवेशन निकल कर आते हैं, ठीक है। और कोई भी फिलोसफर जो है जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, वो एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। वो उस चीज को करने से एक तो डरते नहीं है, एक्सप्लोर करते हैं, जितना ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं उस चीज के बारे में सोच सकते हैं, और साइंटिफिक डिस्कवरी जो होती है हाई लेवल की वो यहीं से निकल कर आती है। यानी कि ये चीजें क्या है आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोग कुछ इस तरीके से चीजें लेकर चलो, इसमें पर्सनल ग्रोथ जो है वो कितना ज्यादा होता है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं किसी इंसान ने इस चीज को डिस्कवर कर दिया, पर लेकिन वो कितना फेल हुआ उस पर्टिकुलर डिस्कवरी के अंदर में, तो वो पर्टिकुलर इंसान ही उस पर्टिकुलर चीज को समझ पाएगा। हमको बस फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट निकल कर आ गया। तो ये एक पाथ होता है जिस पर इंसान जो है वो चल चल कर सीखता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो क्रिएटिविटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, और क्रिएटिविटी जो है वो कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे एक तरीके से ना वंडर क्रिएट करके जाती है
कि आने वाली जनरेशन तक उसको याद रखती है यार क्या करके बंदा जो यहाँ पर चला गया है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली बात की जाती है कि वो सीन यानी कि सी देख ले, एक तरीके से सी कर लेते हैं, देख लेते हैं अनसीन चीजों को, यानी कि जो दिखती नहीं है दूसरे नॉर्मल इंसानों को, यानी कि वो उस चीज को भी देखने में सक्सेस है कि जो दूसरे को नहीं दिख पाती है वो उस चीज को भी। ये मैं आप लोगों को गाने का नाम लेकर या फिर स्टोरी टेलिंग का नाम लेकर, ये इसीलिए मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है ताकि उससे आप लोग अच्छे से कोरिलेट कर सको। जब कोई पिक्चर बनाता है तो किस तरीके से उसमें कैसे कैसे कलर उकेर देता है, तो क्या है ये उसकी क्रिएटिविटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली फिलोसफिकल एंगल आप लोगों के सामने ज्यादा निकल कर आ रहा है जब ऐसे इस तरीके के आप लोग यहां पर देख रहे हो, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि इन चीजों के बारे में आप लोग थोड़ा सा मतलब जब लिखना स्टार्ट करोगे, आप लोग इन चीजों को पचाना स्टार्ट करोगे। ये ऐसे नहीं कि आज मैंने बता दिया और आप लोग बैठकर लिख दोगे, ठीक है। आप लोग जब उसको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आप लोग देख पाओगे, और इनमें से कोई ऐसे नहीं कि सारे लिखने हैं, तो कोई एक जो आप लोग थॉट के साथ में अलाइन कर जाता है उसी के ऊपर आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा चूज करेंगे आप लोग यहां पर। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अगर पेपर आप लोगों को चाहिए तो ये टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया आप लोगों के लिए ताकि इजीली आप लोग इसको देख सको। तो टेलीग्राम पर रिटर्न फॉर्म में भी है और यहाँ पर वैसे भी आप लोग देखते हैं, तो आसानी से आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी लवर वीर के नाम से वीडियो के नीचे आप लोग उसका लिंक मिल जाएगा अगर किसी ने अब तक पेपर नहीं देखा है तो। और क्वेश्चन पेपर काफी तो सारे अपलोड भी हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर, आने वाले टाइम में और अपलोड कर दिए जाएंगे जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और बहुत सारा डिस्कशन आप लोगों को आने वाले टाइम में यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी आप लोगों ने रेटिंग दे रखी है, कई सारे बच्चे यहाँ पर इसको डाउनलोड कर चुके हैं। तो ये अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से अप्रिशिएट करते हो। बाकी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन लेकर चलते रहिए यार, और इसी के साथ में जब आप लोग चीजों के बारे में सोचते हैं तो उस चीज को करा करो, टाला मत करो। आज लिखना स्टार्ट करना है तो आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। तो ये तरीका आप लोगों को देकर चलना पड़ेगा, ना कि बस हाँ ठीक है चल रही है जिंदगी ऐसे ही, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, एक तरीके से ये एक कला है, जितना ज्यादा इसको लेकर चलोगे उतना ही ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, और इसी के साथ में और जो आप पेपर आएंगे उनके भी आप लोगों को ओवरव्यू देता हुआ चलूंगा और इसी तरीके से चीजों को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। बाकी यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सीडीएस के लिए भी है यहाँ पर क्लासेस, और इसी के साथ में बेसिक कोर्स भी है जो कि आप लोग कई सारे एग्जाम में फायदा पहुंचा सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बताना जरूर कौन से दो ऐसे आप लोग लिखोगे।